हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 27 जून 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। साथ ही में जो कुछ ऐसी खबरें हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। मेन मोटिव मेरा यही रहेगा कि चाहे न्यूज़ कहीं से भी हो, अगर यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है तो हमें उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 20 नंबर का मेरा टारगेट ये है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रीलिम्स 2025 में सिर्फ इन न्यूज़पेपर की वीडियोस की मदद से गेन करवा पाऊँ। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस में दोनों में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम जीएस पेपर 3 में हमारे सिलेबस से इसको मैच करें तो। क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज़? ये है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। देखिए म्यूल, यहाँ पर हमने जो एक्रोनियम बनाया है वो इससे बनाया है। ये म्यूल जो है ये एक्चुअली सोर्स इसका दा प्रिंट है। दा प्रिंट के अंदर जो ये खबर है ये आई हुई थी, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के लिए भी इस न्यूज़ को मैं लेकर आऊँ। ठीक है, हम न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे लेकिन अदर जो सोर्सेज है वहाँ से भी तो ज़रा देखें। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर फोटो देखिए किस प्रकार से रोबोटिक इनको बनाया जा रहा है। रोबोटिक म्यूल्स जो है ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं इंडियन आर्मी के पास में। अब इनके कुछ फीचर्स भी हैं कि रोबोट्स बनाकर ये इंडियन आर्मी को किस तरीके से मदद करेंगे वो हमें समझना है। देखिए, एक तो इनके अंदर जो है वो थर्मल कैमराज है। थर्मल कैमरा क्या होता है? टेम्परेचर के हिसाब से ये कलरिंग में नाइट में भी आराम से क्या कर सकता है, चीज़ों को देख सकता है। तो चाहे लाइट हो ना हो, ये टेम्परेचर के हिसाब से ही आपकी जो वीडियोस होती हैं, इमेजिन होती हैं, अदर सेंसर्स इसके अंदर लगाए गए हैं सो दैट यहाँ पर सर्वेलेंस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सके। इसीलिए एक तो हमें दिखाई देता है थर्मल कैमराज इसके अंदर पाए गए हैं। इसके अंदर वाईफाई का भी इस्तेमाल होता है, यानी आप लोग ये कहीं पे अकेला गया हुआ है फॉरेस्ट के अंदर, तो आर्मी क्या कर सकती है, दूर बैठी या दूर खड़ी अपने हेडक्वार्टर से भी यहाँ पर नज़र रख सकती है कि ये फ़िलहाल किस एरिया के अंदर है। वहाँ की इमेज को डायरेक्टली अपने जो उनकी स्क्रीन होती है वहाँ पे देख सकती है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल हुआ है LTE का। LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये क्या है कि ये 10 किलोमीटर तक की रेंज में अगर लोकेशन के अंदर ये रहेगा तो 10 किलोमीटर तक यहाँ पर वाईफाई का इस्तेमाल जो है कनेक्टेड करके आर्मी इससे फ़ायदा उठा सकती है। इसके अलावा इसके ऊपर छोटे छोटे हथियार भी रखे जा सकते हैं सोल्जर्स के द्वारा, ताकि ये क्या करे कि जो सोल्जर है उनको उतना ज़्यादा भारी ना हो सके। ये म्यूल उनके साथ में रहेंगे, इनके ऊपर स्मॉल वेपन्स होंगे, एनिमी के साथ में भी एंगेज कर सकते हैं। इनके ऊपर खुद में भी छोटे छोटे हथियार लगे हुए हैं कि अगर कोई सामने से एनिमी आता है, दुश्मन आता है, तो उसको ये खुद ब खुद ही मार गिरा सके अपने आप को समझते हुए। तो इससे क्या होगा, ह्यूमन रिस्क जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। 2 ह्यूमन से एक एनिमी है हमारा, दूसरा यहाँ पर सोल्जर है। अगर दोनों एक साथ में आमने सामने होकर लड़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि रिस्क तो ये भी रहता है कि एनिमी भी सोल्जर पे भारी पड़ सकता है। इसी वजह से जब ये रोबोट लड़ेगा एनिमी के साथ में तो ये क्या होगा, जो ह्यूमन रिस्क है उसको घटा देगा। ये रिमोटली कंट्रोल किए जा सकते हैं, इसी वजह से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एनिमी की रियल टाइम फुटेज क्या है और उसको दूर से, क्योंकि रिमोटली यानी कि दूर बैठकर भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है, तो इनको क्या किया जा सकता है, डायरेक्टली इनकी जो इमेजेस है और जो इन्फॉर्मेशन है लोकेशन वगैरह की वो आर्मी के बेस तक पहुंचाई जा सकती है, पोस्ट तक पहुंचाई जा सकती है। इनके अंदर और भी काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि ये डाइवर्स ट्रेन के अंदर भी चल सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। डाइवर्स यानी कि स्नो में भी ये चल सकते हैं, रह सकते हैं आराम से, माउंटेन्स के ऊपर भी ये चढ़ सकते हैं। तो जो ये अलग अलग तरीके का टेरेन है, अलग अलग तरीके की टोपोग्राफी है, उसके अंदर भी ये जो इनका ऑपरेशन होता है उसको करने में कैपेबल है, जो इनकी काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ में दिखाई देता है। इसके अलावा 45 डिग्री तक की जो भी माउंटेन होती है ये आराम से उसको चढ़ सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं। तो इसमें भी अगेन जो हमारी ह्यूमन रिस्क है वो कम हो जाता है, ये आराम से चढ़ जाते हैं। और लगभग ये 18 सेंटीमीटर तक की जितनी बड़ी स्टेप्स होते हैं उतने बड़े बड़े स्टेप अपने जो है वो ले सकते हैं।
इस जैसे कुछ और डेवलपमेंट भी हुए हैं, जैसे कि ये तो किस में किया गया है, इंडिया में किया गया है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो देख पाएंगे कि यूएसए के अंदर भी ऐसे ही रोबोटिक डॉग के नाम से इनको क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है मिलिट्री के अंदर। और वहाँ पर तो इनको स्टेट के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनको भी दे दिया गया है। फिलहाल इंडिया में ये स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के पास अभी तक नहीं आए हैं। उसके अलावा हम चाइना में देखते हैं कि चाइना के अंदर भी ऐसे ही गन टोटिंग वर्जिन जो रोबोटिक डॉग्स का है उसको यहाँ पर क्या किया गया है, इंड्यूस किया गया है उनकी मिलिट्री के अंदर। और चाइना के कुछ इक्विपमेंट ऐसे भी हैं जो यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ये जो रोबोटिक डॉग्स होते हैं चाइना के अंदर में भी, और ये क्या कर सकते हैं, हथियारों से यहाँ पर फायरिंग भी कर सकते हैं। फ़िलहाल देखिए आजकल जो तकनीक है वो बदल रही है, बढ़ रही है, उसी की वजह से हम देख पाते हैं कि कैसे सिचुएशन और जो टेक्नोलॉजी जब बदल रही है तो उसके साथ साथ जो हमारे पुराने वॉरफेयर के जो तरीके होते थे वो भी यहाँ पर चेंज हो गए हैं। रोबोट्स अब आर्मी के अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट कर चुके हैं। और ये कोई गलत बात भी नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में समझेंगे तो आप लोगों ने हो सकता है कि जब थ्योरी आप पढ़ रहे होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो उसमें यहाँ पर पढ़ा होगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 7 टॉपिक्स होते हैं जिन्हें पढ़ना होता है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी आता है, स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी आ जाता है। उसी में से एक टॉपिक होता है रोबोटिक्स का। तो यही वो रोबोटिक्स है जिसमें हमें समझ में आता है कि रोबोट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ह्यूमनॉइड्स भी हो सकते हैं जो कि ह्यूमंस की तरह दिखाई देंगे, फिर एनिमल्स की तरह दिखाई दे सकते हैं, रोबोट्स इस तरीके के हो सकते हैं। तो खैर ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो हमारे लिए जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस से ही आया हुआ है। तो आर्टिकल देखिए बात यहाँ पर क्या कर रहा है, आर्टिकल बात कर रहा है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटरिंग सैटेलाइट के बारे में। लगातार जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक है उनके ऊपर मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि देखते हैं कि प्रीलिम्स में 2 से 3 सवाल इससे आते ही हैं। मैंने कल भी यहाँ पर हम लोगों ने जो इसरो के द्वारा रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं जीएस पेपर 3 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर सैटेलाइट को। क्या है ये स्वॉर्म, इसको हम बोलेंगे तो, क्योंकि इसकी जो एक्रोनियम बनता है, इसका जो निमोनिक्स बनता है वो क्या बनता है, स्वॉर्म बनता है। तो स्वॉर्म सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया गया है जिंग चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि सियाचुन प्रोविंस के अंदर में है। ये पहली एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है जो चाइना प्लस फ्रांस दोनों ने यहाँ पर मिलकर बनाई है। तो जॉइंटली इसको डेवलप किया गया है, एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड ये है, तो पहले ऐसे इसको बनाया गया है चाइना और फ्रांस के द्वारा। स्पेस वेरिएबल मॉनिटरिंग सैटेलाइट की बात करें तो ये मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट्स में है जो अभी के समय में गामा रेज बर्स्ट को यहाँ पर पढ़ सकती है। गामा रे होती क्या है, देखिए गामा रे जो होती है वो एक्चुअली में हाईली एनर्जेटिक गामा रेज होती है जो लेस देन ए सेकेंड टू सेवरल मिनट के लिए ही यहाँ पर लास्ट करती हैं। तो रेज यानी कि लाइट के अंदर जो हम ऐसी रेज होती हैं जिनको एक्चुअली के अंदर हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, तो उन्हीं गामा रेज में जो कि एकदम से आती है और काफ़ी कम समय के लिए वो क्या करती है, यहाँ पर लास्ट करती है। ये जानी जाती हैं क्योंकि इनकी जो रल्म होती है यूनिवर्स के अंदर वो काफ़ी डिस्टेंट है, काफ़ी अलग तरीके की है। हम देखते हैं कि ये एक्चुअली में जब सन यहाँ पर राइज होता है तो सन से ही ये रेस जो होती हैं वो बाहर निकल कर आती हैं। शॉर्ट GRBs भी होती हैं। जब 2 न्यूट्रॉन स्टार एक साथ में टकराते हैं तो, या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार हो और एक ब्लैक होल हो, जब वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो जब 2 न्यूट्रॉन स्टार होंगे तो क्या होगा, वहाँ से शॉर्ट गामा रेज निकल जाएंगे कोलिजन के बाद में। जब एक न्यूट्रॉन स्टार होगा प्लस दूसरा 1 ब्लैक होल होगा तो उससे क्या होगा, ब्लैक होल में तो कुछ भी चला जाए ब्लैक होल ही हो जाएगा। तो वहाँ से भी हम देखते हैं कि ये जो शॉर्ट गामा रेज होती है ये बाहर निकल कर आती हैं और ये सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए यहाँ पर रहती हैं।
लार्ज गामा रेज जो होती हैं वो एक्चुअली के अंदर जब ये हम देख पाते हैं कि ब्रस्ट करती हैं, काफ़ी जब बाहर की तरफ एकदम से निकल कर आती हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों की खास करके जो सॉरी मैंने पीपल बोला, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, मैसिव जो स्टार्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो खैर ये एक पूरा का पूरा फिनोमिना है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि सैटेलाइट का क्या काम है इस गामा रेज से रिलेटेड। देखिए सैटेलाइट की जब मैं बात कर रही हूँ तो बता रही हूँ कि ये मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट है आज तक जो गामा रेज बर्स्ट को पढ़ने के लिए बनाई गई है। इवन उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको पढ़ने के लिए भी ये सबसे पावरफुल सैटेलाइट आज तक बनी हुई है। ये सैटेलाइट जो है ये लगभग 950 किलोग्राम की है, 930 केजी की सैटेलाइट है, जिसके अंदर 4 पे लोड हैं। अब 4 पे लोड क्या होता है, कोई भी सैटेलाइट को अगर आप देखेंगे तो उसका कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो रॉकेट के थ्रू उसको छोड़ा जाता है, राइट। तो ये हम मान लेते हैं कि एक रॉकेट है जो उसको लॉन्चर होता है, तो उसके साइड में कुछ बूस्टर्स भी लगे होते हैं। ये जब बूस्टर होते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि फायर निकलती है और रॉकेट ऊपर स्पेस में चला जाता है। स्पेस में जाने के बाद में हम देखते हैं रॉकेट जो होता है, जो लॉन्चर होता है, वो क्या हो जाता है, उससे हट जाता है और उसके बाद जो सैटेलाइट है वो कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई देती है, वही यहाँ पर स्पेस में रह जाती है। तो ये सैटेलाइट हमें दिखाई देती है कुछ ऐसे तरीके से। यही सैटेलाइट्स जो है हमें समझनी थी कि इसका वेट इतना ज़्यादा है। ये इसके अंदर 4 पेलोड हैं, इसके अंदर लगे हुए हैं 4 पेलोड जिनको हम देख पाएंगे। उसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रांस की तरफ से यहाँ पर MXT टेलीस्कोप को बनाया गया है, वो भी इसमें एक्चुअली में बिल्ड किया गया है साथ में ही, ताकि ये गामा रेज बर्स्ट जब होते हैं तो उनको अच्छे से समझ पाए, उनको ज़्यादा अच्छे से क्या कर सके, गहनता में जाकर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको जो समझना है वो समझ सके। इसके अंदर एक चाइनीज़ बिल्ट गामा बर्स्ट मॉनिटर भी लगाया गया है। उसको किसने बनाया, चाइना ने, क्योंकि दोनों ही कंट्री जो है वो जॉइंटली इसके काम पे लगे हुए हैं, तो दोनों के ही पेलेट्स को, दोनों के ही इक्विपमेंट्स को इसके अंदर डाला गया है। अगेन उसका काम भी यही है कि वो गामा रेज की जो स्पेक्ट्रम है उसको क्या कर सके, मेजर कर सके। खैर फिलहाल के लिए बताऊं तो ये जो सैटेलाइट है ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इसको क्या किया गया है, सेटल किया गया है। लगभग 625 किलोमीटर अगर हम अर्थ के लैंड से चलेंगे तो वहाँ पर हम इसको देख पाएंगे। और इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है, यानी 1 मिनट के अंदर ये अर्थ का जो राउंड लगा रही है वो लगा रही है यहाँ पर 96 मिनट के अंदर, तो काफ़ी फास्ट ये चल रही है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स प्लस जो आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पेपर 1 के अंदर मेंस में पूछा जाता है, उन दोनों के लिए। हालांकि मेंस के लिए इसमें ज़्यादा रेलिवेंस यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा हमें मैटर, लेकिन प्रीलिम्स की बात करें तो श्रीनगर की बात हो रही है, जिसको अभी स्टेटस मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। श्रीनगर यहाँ पर ऐसी 4th इंडियन सिटी बन गई है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, माना गया है उसको। कौन ये देता है स्टेटस, ये स्टेटस दिया जाता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCCC के द्वारा। तो WCC जो है वो यहाँ पर स्टेटस को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जयपुर, ममल्लापुरम और मैसूर, ये पहले ही तीनों वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ जो है वो बन चुकी हैं। देखिए ऐसे सवाल आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, बल्कि 2024 में भी यहाँ पर प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल पूछे गए थे, जिसमें पूछा गया था कि ऐसी कौन सी सिटीज़ इनमें से हैं जिनको अभी तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या मिल चुका है, दर्जा मिल चुका है। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपसे ये 4 नाम पूछ दिया जाए और 4th श्रीनगर की जगह कोई और डाल दे। तो इसी वजह से हमें याद रखना है कि अभी तक इंडिया से केवल 4 ही ऐसी स्टेट हैं जिनको, या जो सिटी हैं उनको यहाँ पर ये स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी होती क्या है? देखिए ये जो इनिशिएटिव है 2014 के अंदर सबसे पहले लॉन्च किया गया था, और इसमें जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, क्राफ्ट पीपल होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं जो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड में यहाँ पर अपनी भूमिका निभाती हैं, उसको बरकरार रखने के लिए उनको ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है।
इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ की बात करें तो श्रीनगर जो है वो एक ऐसी सिटी है जिसमें लगभग यहाँ पर जिसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो 4000 साल पुरानी उसकी खुद की हिस्ट्री है। आप श्रीनगर को याद करेंगे तो आपको श्रीनगर के पश्मीना जो शॉल होते हैं वो ज़रूर याद आएंगे। कारपेट्स आप लोग सोच पाएंगे कि किस प्रकार के वहाँ पर कारपेट्स मिलते हैं। इसके अलावा वहाँ पर पेपियर मैशे मिलता है एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर श्रीनगर में हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाई हुई चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं, मिलती हैं। कश्मीर के जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो मेजर इकोनॉमिक गेन फिलहाल इंडिया के लिए लेकर आ रहा है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। पहले हम देखते हैं कि लगभग 2019 के समय पे जो एक्सपोर्ट था वो 1000 करोड़ रुपए का यहाँ से बाहर भेजा जा रहा था, लेकिन अब ये डबल हो चुका है। 2000 करोड़ तक का जो निर्यात किया जा रहा है कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट जो सोसाइटी है यहाँ से, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2021 में श्रीनगर ने टाइटल एक और जीता था जो कि था यूनेस्को क्रिएटिव सिटी। अब ये जो मिला था वो मिला था क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के अंडर में, तो ये भी यहाँ पर एक उपलब्धि है जो श्रीनगर को ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। अब समझते हैं कि ये जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है ये क्या होती है। देखिए, जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है यानी कि WCC इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NPO ये एक फ़िलहाल में है, और इसका काम ही ये है, ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड अपने आप को करती है कि इसको प्रिजर्वेशन करना है, प्रमोशन करना है और एडवांसमेंट करनी है ग्लोबल क्राफ्ट्समैनशिप एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट के अंदर में। ये फाउंड की गई थी MS एलियन ऑस्बर्न के द्वारा, और साथ में इनके थे MS मार्गरेट M पैच और SMT कमला देवी यानी कि श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने क्या किया था, जब पहली वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जनरल असेंबली बनाई गई थी 1964 के अंदर, तो अपने आप को यहाँ पर इसका संस्थापक बनाने के तौर पर उन्होंने काफ़ी काम किया, इसको बाहर निकाला। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हम देख पाएंगे न्यूयॉर्क के अंदर हमें दिखाई देता है, वहीं पे इनकी पहली जनरल असेंबली भी बनी थी। जब से ये बनी हुई है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, तभी से यूनेस्को के साथ ये एफिलिएट ऑलरेडी हो चुकी है और इसको कंसल्टेटिव स्टेटस के अंदर रखा गया है कि अभी तक क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, कंसल्ट किया जा रहा है कि इसको जो पूरा का पूरा स्टेटस है यूनेस्को के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होने का, वो फ़िलहाल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको PPT जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो इसकी, या फिर कोई PDF जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को किसी बुक का, या वैसे वो PDF चाहिए हो, या फिर आपको नोट्स चाहिए हो जो भी आप पढ़ रहे हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे कि शॉर्ट समरी जो होती है वो सब चाहिए हो, तो उसके लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर जुड़ सकते हैं, जो कि मेरा हैंडल है @UPSC Sprinter 21। और यहाँ पर जो सारी वीडियोज़ हैं इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे PYQs वगैरह के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, तो सभी के सभी PYQs आप लोगों के साथ में शेयर किए जाएंगे। इवन जो अभी डेली का हम सोचते हैं कि जो भी मैं आपको टारगेट्स देती हूँ उसके भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 15-15 सवाल लेके आती हूँ प्रीलिम्स के लिए MCQ फॉर्म के अंदर, तो वो सवाल भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आप अच्छे से उनके थ्रू जो आपके प्रीलिम्स 2025 की तैयारी है उसको कर सके। तो उसके लिए आप यहाँ पर चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है राहुल गांधी टू बी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। देखिए, ये दोनों न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आया हुआ था। एक के अंदर आर्टिकल आया हुआ था कि राहुल गांधी जो है वो एक्चुअली में लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं। दूसरे जो न्यूज़पेपर है उसमें ये आर्टिकल छपा हुआ था जिसमें हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन। लोकसभा के जो लीडर बन जाते हैं उनका रोल क्या होता है, तो ये हमें जानना है। एक्सप्लेन पेज से हम इन दोनों को देख लेंगे। फिलहाल देखिए, पहले क्या था कि 2019 से लेकर लगातार 2024 तक का जो ये पूरा का पूरा पीरियड था 2023 तक का, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं। ये जो एक्चुअली के अंदर यहाँ पर
जो ये पोस्ट थी, जो कि ये खुद में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये खाली थी। क्यों थी ये खाली? क्योंकि इसके लिए एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है कि आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, तभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर बन पाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि रायबरेली के जो एमपी हैं राहुल गांधी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर बन चुके हैं। और ये जो 10 साल से लगभग ये ईयर से वैकेंट थी, कोई पार्टी इतनी ज़्यादा नंबर या स्ट्रेंथ लेकर ही नहीं आ पा रही थी कि यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सके। चलिए समझते हैं कि कितने यहाँ पर सीट चाहिए होती हैं। देखिए, अगर किसी को भी लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पर बनना है तो हम देख पाते हैं कि उसको मिनिमम यहाँ पर 10% जितनी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उतनी सीटें लेकर आनी पड़ेंगी, तभी उनको इस लायक माना जाएगा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पर बन सकते हैं। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जो कि यहाँ पर आप फोटो इनका भी देख सकते हैं, जो राहुल गांधी के साथ में बैठे हुए, और ये कांग्रेस लीडर और कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ये राज्यसभा के अंदर हम देख पा रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका पे थे। लोकसभा में नहीं थे, तो इनको उसी नज़रिए से लोकसभा के अंदर भी देखा जाता था। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आप देख पाते हैं कि किस प्रकार से अब जो कांग्रेस की सीट है वो 99 सीट उनको जनरल इलेक्शन के अंदर मिल गई है। 10% अगर हम देखें 543 सीट्स का, तो हमें समझ में आता है कि मिनिमम 55 एमपी जो है वो एक अपोजिशन पार्टी के होने चाहिए। उन्हीं के अगर 55 एमपी उनके पास आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, उनसे रिलेटेड जो पूरी की पूरी पार्टी है, उन्हीं से लीडर ऑफ अपोजिशन को निकाल लिया जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पर जब 2013 के अंदर पार्टी जो बीजेपी की थी 14 में जब वो जीतती है, तो हम देखते हैं कि कांग्रेस के पास केवल 44 सीट्स आती हैं। जब 2019 में इलेक्शन यहाँ पर लड़ा जाता है, कांग्रेस के पास 52 सीट्स थी, तो वो केवल 3 सीट से पीछे रह गए थे। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नहीं बन पाए थे। और अब क्योंकि इनके पास लगभग 99 सीट आई हैं, तो इनके पास पूरा हक था, इसी वजह से इनको ये पोस्ट जो है दे दी गई है। अब हम सोचेंगे कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है लीडर ऑफ अपोजिशन होना। तो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हम देख पाएंगे कि देखिए, लीडर जो होता है अपोजिशन का, एक्चुअली में उसके पास कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि कुछ प्रिविलेजेस भी होते हैं। सबसे पहले हम प्रिविलेजेस की बातें करेंगे। तो प्रिविलेजेस में हम देखेंगे कि वो लेफ्ट सीट के ऊपर यहाँ पर पहली रो में बैठ सकते हैं, यानी कि पहली जो रो होती है, पहली जो पंक्ति होती है यहाँ पर बैठने के लिए, उसमें इनको बैठाया जाएगा। दूसरी बात, जब भी यहाँ पर लोकसभा प्लस राज्यसभा की सीटिंग होगी एक साथ में, तो हम देखेंगे ये फिर से फर्स्ट रो के अंदर बैठ पाएंगे, लेफ्ट साइड के अंदर, क्योंकि राइट साइड में गवर्नमेंट बैठेगी। तीसरी, यहाँ पर इनकी जो सैलरी होगी वो भी यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट एक्ट बना हुआ है 1997 में, जो कि है द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन 1997, तो उसके आधार पर इनको ज़्यादा सैलरी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर एमपी। ये इनके कुछ प्रिविलेजेस हैं। इसके अलावा इनके पास खुद की कुछ पावर्स भी होती हैं, जो कि संविधान के अंदर से ही इनको मिली हुई हैं। इनकी पावर्स क्या होती हैं कि ये जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, एक्चुअली के अंदर वो पार्ट होता है हाई पावर्ड कमिटीज़ का। हाई पावर्ड कमेटी कौन सी होती है? जिनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। हमें पता है कि हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम देखते हैं कि कैबिनेट होता है। एक्चुअली पहले तो काउंसिल होती है, फिर काउंसिल के अंदर ही कैबिनेट होता है, फिर स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम होता है जो बच जाता है, तो उसी काम को यहाँ पर पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं कमिटीज़। अब ये कमिटीज़ जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है यहाँ पर परमानेंट कमेटी और दूसरी होती है यहाँ पर एडहोक कमेटी। तो जो एडहोक कमेटी होती है वो कैसी होती है? उनका नेचर होता है टेम्परेरी टाइप का, यानी कि ज़रूरत पड़ी तो उस कमेटी को बना दिया, क्या उसमें 4-5 मेंबर हो गए हैं, उसके बाद वो काम ख़त्म होया, तो ये जो एडहोक कमेटी बनाई गई थी ये भी उसके साथ में ख़त्म हो जाती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ कमिटीज़ होती हैं जिसमें हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कमेटी जो है वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी हो जाती है। इसका क्या काम होता है कि इनको बड़े बड़े जो अपॉइंटमेंट्स करने होते हैं, जैसे कि इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। साथ ही में यहाँ पर अपोजिशन ऑफ लीडर भी हम देख पाएंगे, लीडर के अपोजिशन को। उसके साथ में हम देख पाएंगे यहाँ पर कि या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे कोई बड़े, अगर उनकी भी वो भी नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पर कोई मिनिस्टर होगा। तो इस प्रकार से इनको
बनाया जाता है। अब इसमें कौन कौन किस किस का अपॉइंटमेंट करता है, तो हम देखते हैं कि ये जो कमेटी है इसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का, जो सी होते हैं, कमिश्नर जो होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उनका यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किया जाता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का सिलेक्शन यहाँ होता है। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स के यहाँ पर मेंबर्स होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो खैर लीडर ऑफ अपोजिशन के पास में इतनी शक्ति होती है कि वो यहाँ पर अपनी राय दे सके कि कौन इतने लायक है कि उनको यहाँ पर इन पोस्ट के ऊपर बिठाया जाए। तो ये एक इनके पास काफ़ी बड़ी जो उपलब्धि मैं कहूँ या फिर इनकी काफ़ी बड़ी जो शक्ति होती है वो होती है। दूसरा इनका काम होता है, क्योंकि ये अपोजिशन के लीडर हैं, तो इनका काम क्या होगा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है जो इनको ठीक नहीं लग रही है तो अपोजिशन के सारे मतों को या जो भेदभाव गवर्नमेंट के साथ हो रहे हैं उनको यहाँ पर दिखा देना। तीसरा एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैसे एक समय के ऊपर जब लोकसभा के अंदर में एक रिपोर्ट आती है तो उस समय पे हम देखते हैं 2014 के अराउंड ही वो रिपोर्ट छपती है, जिसमें बताया गया था कि जो लीडर होते हैं अपोजिशन के वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर शेडो कैबिनेट बना सकते हैं, यानी कि वो शेडो प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं एक तरीके से। कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट है, फ़िलहाल की कोई गवर्नमेंट है और उस समय पे वो गवर्नमेंट अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर जाती है और जिसकी वजह से गवर्नमेंट गिर जाती है, तो इनके पास खुद की अपनी एक पूरे का पूरा शेडो कैबिनेट होता है और इनके पास खुद की अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एलिजिबिलिटी भी होती है। अगर दोबारा री इलेक्शन ना हो और इनके पास मेजॉरिटी हो सबसे ज़्यादा, तो यही क्या होंगे, गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो इसी वजह से इनकी काफ़ी अहम भूमिका रहती है। फिलहाल के लिए देखते हैं कि इस पोस्ट पे कौन कौन रहा है। तो दिसंबर 2009 से लेके मई 2014 पर इस पोस्ट पे थी सुषमा स्वराज। उसके बाद हम देखते हैं एल.के. अडवाणी जी जो थे, उनसे पहले एल.के. अडवाणी जी इस पोस्ट पर रह चुके हैं। उससे पहले 1999 से 2004 के बीच में इनके ऊपर सोनिया गांधी थी और उससे पहले कभी 1997 से 1997 दिसंबर तक भी हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके ऊपर रहे थे। ये थी इस पूरी की पूरी यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन। हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है, एक तो प्रीलिम्स में तो होगा ही बेशक, लेकिन उसके अलावा इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 में, क्योंकि बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की एक पोस्ट है, उस पोस्ट का क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्या जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा और वो होगा तो उसके क्या क्या काम होंगे। तो बिल्कुल मेंस के लिए एक सवाल बनने का यहाँ से मटेरियल तैयार हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए दिखाई देता है। आर्टिकल बड़ा इत्तेफाक से आज चंद्रयान 4 पर आ गया है। कल जो आर्टिकल आया हुआ था साइंस एंड टेक से, वो हमने देखा था चैंग 6 के ऊपर। अब चैंग 6 क्या था, हमने देखा था एक लूनर मिशन था जो कि चाइना के द्वारा अभी भेजा गया था, वो सक्सेसफुल हो गया है। मून के ऊपर वो गया और वहाँ से कुछ जो वहाँ की सोइल है उसका सैंपल लेके वापस धरती पे आता है। इसी चक्कर में मैंने आप लोगों को साथ ही में कल चंद्रयान 3 को भी याद दिलवाया और आप लोगों को बताया था कि चंद्रयान 4 जो मिशन होने वाला है एक्चुअली के अंदर इसरो उसको भेजने के बारे में सोच रहे हैं। ये न्यूज़ इत्तेफाक से आज उसी के ऊपर आ गई है, जिसमें इसरो के जो चीफ है, हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ या चेयरमैन जिसको हम बोल सकते हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और बताया कि चंद्रयान 4 जो है वो यहाँ पर मून से सैंपल वापस लेकर आएगा और उसको हम एक वे में लॉन्च ना करके अलग अलग हिस्सों में लॉन्च करेंगे। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया, जब हम किसी मिशन को धरती से ऊपर की तरफ भेजते हैं तो हम उसको एक लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू एक रॉकेट में डालकर भेजते हैं, राइट। वो रॉकेट धीरे धीरे स्पेस में जाकर अपने हिस्सों को पीछे छोड़ता रहता है और जो मेन कंपोनेंट होता है ऑर्बिट या लैंडर जो होते हैं उसके अंदर फिर वो मेन जो है वो घूमते रहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे हम पहले ऐसा करते थे वैसा हम चंद्रयान 4 के अंदर नहीं करेंगे, बल्कि चंद्रयान 4 को यहाँ पर टुकड़ों के अंदर लॉन्च किया जाएगा कि पहले आपने एक भाग को लॉन्च कर दिया, फिर दूसरे पार्ट को लॉन्च कर दिया और स्पेस में ही उसकी असेंबलेंस करवाई जाएगी।
खैर ये कैसे होगा, जब ये होगा तब हम देखेंगे। अभी के लिए इसके ऊपर यही इतनी ही न्यूज़ थी। इसके अलावा कुछ और बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल में बेशक और बातें ना भी दी गई हूँ, लेकिन हमें अप टू डेट रहना यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल से लिहाज से भी और वैसे भी यूपीएससी का जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लिहाज से भी अगर हम देखें तो अप टू डेट रहना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखना अपने पास में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, रिविज़न करना। फिलहाल देखते हैं कि इंडिया इसरो इस समय पे और क्या क्या सोच रहा है। देखिए इसरो जो है अभी फ़िलहाल के लिए 2047 तक हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो कि 4 प्रोजेक्ट हैं जो हम करने की सोच रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। जैसे इंडिया अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। स्पेस स्टेशन होता क्या है कि स्पेस के अंदर आप लोगों ने रहने के लिए एक स्टेशन बनाया हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पर, चाइना के पास खुद का है, यूएस के पास है। लेकिन अब इंडिया भी इस दौड़ में लगा हुआ है, कह रहा है कि 2035 तक हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन स्पेस के अंदर बना लेंगे। और उसके अलावा हमारे जो और स्पेस के मिशंस होंगे 2040 तक हम ह्यूमंस को, आदमियों को क्या करेंगे, मून पर भेज देंगे। हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको हम मून पर भेज देंगे। तो खैर ये पूरा का पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहा है। अभी हमारा जो स्पेस स्टेशन होने वाला है उसका नाम होने वाला है बस यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन। तो ये भारतीय जो नॉट अंतर्राष्ट्रीय, क्या होने वाला है, बस यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो होने वाला है वो बनाने वाले हैं हम 2035 तक। इसको आप लोगों को याद रखना है। ऐसी स्टेटमेंट जरूर भी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ऐसी ही स्टेटमेंट आती हैं। तो आप ईयर को ज़रा ध्यान से याद रखिएगा। हो सकता है कि ईयर वो 2025 वहाँ पर डाल दे, क्योंकि 2025 में ही वो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो पहला सेगमेंट है जो हमारे स्पेस स्टेशन को बनाने का है, उसको लॉन्च करने के लिए LVM-3 रॉकेट्स का जो लॉन्च व्हीकल यहाँ पर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। खैर ये रॉकेट्स क्या होते हैं, लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, इसका आप थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा अपने स्पेस और जो साइंस एंड टेक के आपके नोट्स होंगे या थ्योरी होगी। पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, जब पढ़ेंगे तो आराम से वहाँ पर समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और चंद्रयान की जर्नी को फिर से देख लेते हैं। 2003 में सबसे पहले चंद्रयान की घोषणा की गई थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके बाद में। 2008 में सबसे पहले चंद्रयान 1 जो मिशन है वो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे 2009 तक चंद्रयान 1 का जो प्रोग्राम था वो एंड होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड में ये सबसे पहले बताता है कि मून के ऊपर वाटर भी है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको ये ढूंढ कर लाता है। जो अपोलो मिशन कभी 1969 से चल रहे थे यूएसए से, हमारा चंद्रयान मिशन जाता है 2008-9 में, लगभग यहाँ पर हम देख पाते हैं 40 साल के बाद में। और फिर वो बताता है पहली ही बार में, पहले ही मिशन में, कि चांद के ऊपर पानी भी है। खैर फिर हम दूसरा हमारा चंद्रयान 2 जो मिशन है उसको निकालते हैं, जो कि 2019 में हम लोग लॉन्च करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिस वजह से भेजा गया था साउथ पोल के ऊपर, हम सोच रहे थे कि एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, वो समय से नहीं हो पाती है। तो वो मिशन हमारा हम कहेंगे कि पार्शली सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि लैंडर जो था वो अच्छे से लैंड नहीं हो पाया, लेकिन जो रोवर था वो ऑर्बिट वहाँ पर कर रहा था। फिर हमारा चंद्रयान 3 आता है जो 2023 में लॉन्च किया जाता है जुलाई के समय में। और हम देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा मिशन था वो सक्सेसफुल रहता है, वो वापस आता है। 90 दिन का ये मिशन था। वापस आकर हम देख पाते हैं कि वो कुछ सोयल वगैरह लेकर आता है, मिट्टी लेकर आता है, सैंपल लेकर आता है, जिससे हम जो हमारा मून है उसकी सतह, उसके क्रस्ट के बारे में और ज़्यादा समझ पाएंगे। चंद्रयान 3 की जो जर्नी रही है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। कल भी हमने काफ़ी अच्छे से इस पे बात की थी, तो मैं और ज़्यादा इस पे रिपीट जो अब है वो नहीं करना चाह रही हूँ। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं कि कैसे इसको जो लॉन्च किया गया था वो LVM-3 के द्वारा ही किया गया था, जो यहाँ पर हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो होने वाला है उसमें भी लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और चंद्रयान 4 के लिए भी इसी जो लॉन्च व्हीकल हमारा है उसको लॉन्च करने के लिए काम करेगा। हम देखते हैं कि इसके अंदर 6 रोवर जो लगाया गया था उसमें 6 पहिए थे, रोबोट व्हीकल वो लगा हुआ था। और मून की अगर बात करें तो मून का जो एक दिन होता है वो अर्थ के 14 डेज़ के बराबर होता है। तो सन जो होगा वो अगर अर्थ पे है तो जितने 14 दिनों के अंदर अर्थ पे सन आता है उतने वो रहेगा, और उसके बाद में वहाँ पर 14 डेज़ की नाइट होगी।
नेक्स्ट आगे समझते हैं। तो इंडिया ने जब मून के ऊपर चंद्रयान 3 को भेजा था तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होती थी, किस प्रकार से वो पहुंचा था, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पहले वो अर्थ बाउंड मैन्योर के अंदर रहता है, फिर लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में आता है लगभग 15 से 20 दिन के बाद में, और उसके बाद में वो पहुँचता है यहाँ पर मून के ऊपर। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए वो यहाँ पर है लैंडर का पेलोड्स की क्या क्या वो लेकर गया था। तो इसमें एक आता है राम्बा एलपी, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो आयंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए गया हुआ था कि क्या क्या समय में बदलाव आता है, डेंसिटी में चेंज होता है जब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर घूमते हैं। दूसरा हमने इसमें भेजा था एक इक्विपमेंट जिसको हम जानते हैं कैस्ट के नाम से। अब ये जो है ये है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम था कि इसको थर्मल जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है पोलर रीजन के आसपास में टेम्परेचर से रिगार्डिंग उस सबको समझना है, पढ़ना है और यहाँ नीचे तक हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजनी है। तीसरा इसमें था इल्सा यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। इसका काम था कि इसको जो सेस्मिसिटी होती है यानी कि जो वेव्स निकलती है यहाँ पर जो मून है उसके क्रस्ट और मेंटल से उसके जो अंदर का भाग है भूभागीय भाग है उससे जो सेस्मिटिसिटी वेव्स बाहर आती हैं तो उसको हम समझ सकें और उससे हम ये भी जान सकें कि एक्चुअली के अंदर में ये जो मून का क्रस्ट है, मून का मेंटल है, मून का कोर है वो कैसा हो सकता है। फिर हम देखते हैं एफ को जो कि है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें हमें जो अलग अलग एलिमेंट पाए जाते हैं मून के ऊपर जिसमें हम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसी जो सोइल के अंदर एलिमेंट है उनको समझ पाएंगे, उनको अच्छे से ले पाएंगे। तो उसके लिए हमने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को वहाँ पर भेजा हुआ था। इसके अलावा हमने भेजा था लिप्स यानी कि लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसमें हम देख पाते हैं कि केमिकल कंपोजिशन का इसको पता लगाना था। यहाँ पर एलिमेंट कंपोजिशन के लिए एक्स था और लिप्स था केमिकल कंपोजिशन के लिए, जिसमें मून के ऊपर क्या क्या मिनरल्स होते हैं, क्या क्या उनका कंपोजिशन है उसके सरफेस के ऊपर, वो हमें ये समझने में मदद करता। और लास्ट में हमने भेजा था शेप यानी कि वैसे तो सभी चीज़ों को एक ही साथ में एक ही लैंडर के अंदर भेजा गया था, लेकिन शेप जो था उसमें हम देखते हैं कि इसका मतलब था स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, यानी कि एक्सपेरिमेंटल पेलोड था जिसका काम था कि उसको पोलर मैट्रिक सिग्नेचर्स जो हैं जो कि अर्थ को एज ए हैबिटेबल प्लैनेट बनाते हैं नियर इंफ्रा रेड वेवलेंथ की रेंज के अंदर में, तो वो देखना था कि क्या वो मून पर भी पॉसिबल है या नहीं है। तो ये यहाँ पर काम था शेप का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वाई हैज़ सीबीआई अरेस्टेड केजरीवाल एंड हाउ इज़ इट केस डिफरेंट फ्रॉम ईडी। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन 2-3 मायनों से। पहला तो जीएस पेपर 2 के अंदर ही हम देख पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कानून क्या कहते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम देख पाएंगे इसको इम्पोर्टेंटली जीएस पेपर 3 में, जहाँ पर हमें देखना होता है इकोनॉमी भी पढ़नी होती है, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी भी करनी होती है। अब यहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है उसमें 2 केसेस के ऊपर बात हो रही है। पहला हो रहा है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पूरा का पूरा केस जो था जो कि ईडी के द्वारा अभी के जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर किया गया था। दूसरा यहाँ अभी जो किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का केस वो किया गया है सीबीआई के द्वारा। तो इन्हीं 2 मुद्दों को समझना है कि सीबीआई ने अभी इनको अरेस्ट क्यों किया है, ईडी ने अभी तो इनको छोड़ा था। काफ़ी महीनों से हम देख रहे हैं कि लगातार इनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। कभी ईडी इनसे जान पहचान और जो इन्फॉर्मेशन है वो लेना चाह रहे हैं कि इनका कितना हाथ था या नहीं था मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, जो कि यहाँ पर लिकर की जो पॉलिसी थी उसके अंदर स्कैम हुआ था लगभग 500 करोड़ का। तो उस चीज़ को ये समझना चाहते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि सीबीआई ने क्या किया है कि जब यहाँ पर स्पेशल कोर्ट के द्वारा बेल दी गई थी अरविंद केजरीवाल जी को, उसके 3 दिनों के बाद ही सीबीआई के द्वारा एक केस रजिस्टर किया गया है जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है कि इन्होंने करप्शन किया है। पहले जो इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी वो की गई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, और वो जो लगाया गया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। इसको हम पीएमएलए एक्ट के तहत भी मान सकते हैं। ये जो एक्ट है इसमें हम देखते हैं कि ईडी के पास इतनी शक्ति थी कि वो इनको अपने पास यहाँ पर डिटेन करके रख सकते थे, इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। फिर अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वो लगाए गए थे सेक्शन 3 के द्वारा।
सीबीआई ने अब इनके ऊपर जो केस रजिस्टर किया है वो किया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि पीसी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है 2022 में, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है तो ये पीसी एक्ट 2022 के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर केजरीवाल को एज एन अक्यूज्ड की तरह यहाँ पर नेम तो नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें जब आप किसी को अक्यूज़ ना भी करेंगे लेकिन फिर भी लगता है कि ये जो करप्शन है वो किया गया है, तो उस अधिकार पे भी गिरफ्तार यहाँ पर किया जा सकता है। चलिए ज़रा इन कानूनों को अच्छे से समझ लेते हैं। केस में क्या होगा और क्या नहीं होगा वो हम देखते रहेंगे, वो कोर्ट अपना जो फैसला है वो बताएगा हमें। लेकिन अभी के लिए हमें यही समझना है कि ये जो इतने दो कानून हैं ये क्या होते हैं और किस प्रकार से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और काम जो है वो किया जाता है। दोनों हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। अगेन पीसी जो एक्ट हो जाता है वो जीएस पेपर 4 में भी इम्पोर्टेंट होता है, जीएस पेपर 2 में भी इम्पोर्टेंट होता है। पीएमएलए को हम देखेंगे जीएस पेपर 3 के अंदर भी और जीएस पेपर 4 के अंदर भी। तो चलिए ज़रा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2016 के अंदर। सबसे पहले जो ये एक्ट था इसमें हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो इसके नाम के अंदर है उसका मतलब क्या होता है, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मीनिंग है ये हमें यहाँ पर समझना है। तो इसको देखें तो इसका मतलब होता है जब कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है नोइंगली या फिर किसी पार्टी को जानते हुए ये मानता है कि वो कोई चीज़ ऐसी है जो क्राइम के लिहाज से या तो किसी चीज़ को छुपा रहा है या अपने पास रख रहा है या किसी चीज़ को उसने अपने पास एक्वायर कर लिया है और वो किसी और की प्रॉपर्टी थी लेकिन उसने उसको खुद की प्रॉपर्टी बना लिया है, तो ये क्या होगा, गिल्टी माना जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के अंदर। अब मनी लॉन्ड्रिंग, कोई लॉन्ड्रिंग से आप इसको याद रखिएगा, लॉन्ड्रिंग क्या होती है, लॉन्ड्री शब्द से भी आप देख सकते हैं किसी चीज़ को धो देना, यानी काला धन है उसको साफ करके क्या बना देना, वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, ये होती है मनी लॉन्ड्रिंग। तो काला धन आपने कोई चीज़ किसी चीज़ से ली है, आपने कोई चोरी चुपके से कुछ काम किया है, टैक्स को बचाया है, आपने पैसा बनाया है और उसके बाद आपने जो वो पैसा काला धन था जो कि कानून की नज़र में गलत था उसको आप वाइट में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ये यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन बताता है हमें। तो इलीगल डर्टी जो मनी थी उसको कन्वर्ट कर देना लेजिटिमेट वाइट मनी के अंदर में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्राइम्स कैसे होते हैं। तो इसमें यही होता है कि देखिए यूजुअली जो क्रिमिनल होते हैं वो क्या करते हैं, या तो ड्रग वगैरह को ट्रैफिक करके पैसा कमाते हैं, लेकिन अब उसको दिखाएं कैसे सरकार को कि हमने पैसा किस वजह से कमाया है, तो वो मनी जो होगी वो काला धन बन जाता है। स्मगलिंग करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ब्राइबरी करप्शन ली जाती है, गैम्बलिंग रॉबरी चीटिंग की जाती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, लोगों को धमकाया जाता है कि उनका मर्डर कर दिया जाएगा अगर वो उनको उतने पैसे नहीं देंगे। तो ये सारे रीजन की वजह से यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉपुलर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर मनी जिनसे लॉन्ड्रेड की जाती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट। अब कोई काला धन था वो उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएगा, शेयर कमाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो जो धन उसका था वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लगा दिया जाता है कि आपने कोई खेती से कोई सामान किसी से कैश में खरीद लिया, आप क्योंकि कैश में खरीदा है तो पता नहीं है और आप उसी खेती को वापस में जाकर बेच देंगे, तो जो आपने उस आदमी को कैश दिया था क्योंकि वो आपने 2, 4, 5, 6 ऐसे लोगों से ख़रीदा है तो उनके पास कम पैसे गए, तो उनका जो मनी था वो एक्चुअली के अंदर में इतना ज़्यादा ट्रेसेबल नहीं होगा। लेकिन अब आपने क्या किया कि इन लोगों से बहुत सारे प्रोड्यूस खरीद कर आपने उसको वापस से बेच दिया, क्योंकि आपने उसको बेचा तो अब आपको जो वापस मनी मिलेगी वो क्या मिलेगी, वाइट मनी होकर मिलेगी, लीगल मनी मिलेगी। ऐसे ही प्रॉपर्टी में मार्केट में लगाया जाता है, ऐसे ही फॉल्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की इन्वॉइसेस बना दी जाती है, रसीद बना दी जाती है कि हमने तो बहुत सारा सामान ऐसा है जो इम्पोर्ट करवाया है उसमें पैसा दे रहे हैं, बहुत सारा सामान ऐसा है हमने एक्सपोर्ट किया है दूसरे किसी कंट्री में या किसी जो सेलर है उनको, तो इससे क्या हो जाता है उनकी, क्योंकि वो इनवॉइस फेक होती है, रसीद फेक होती है, तो उनके जो पैसे हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। फिर लोन्स वगैरह दिखा दिए जाते हैं, बोगस कंपनियाँ बना दी जाती हैं इसको मनी लॉन्ड्रिंग को करने के लिए। टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम यही होती है कि सबसे पहले जो काला धन है उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको बैंक वगैरह में डाल दिया जाता है ताकि फाइनेंशियल
सिस्टम के अंदर वो आए। लेयरिंग होती है जब वो ट्रांसफ़र से जो एक्स कंपनी में भेजा गया था वो ऑफशोर बैंक किसी वाई कंपनी को लोन के रूप में दे देता है, और फिर जो वाई कंपनी है वो दिखा देती है कि उन्होंने एक्स कंपनी को कोई चीज़ खरीदी है तो उसकी रसीद बना देती है। तो ये आप समझ पाएंगे। और जो बचा हुआ पैसा है उसका वो क्या करती है, उससे लग्जरी सारी चीज़ें ये ऐशो आराम जो है वो करते रहते हैं। स्टेजेस हमने अभी देख ही लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या होती है। सबसे पहले प्लेसमेंट होता है जिसमें इलीगल फंड जो होते हैं उनको फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जाता है जानबूझकर ताकि उनको वाइट बनाया जा सके। फिर लेयरिंग होती है जिसमें मल्टीपल अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है, बैंक, इंटरमीडिएटरी, कॉरपोरेशन, कंट्रीज, इन सब को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और इंटीग्रेशन के अंडर फंड्स जो होते हैं उनको अभी लेजिटमेट बना दिया जाता है, अवेलेबल उनको कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए अब हम आते हैं कानून के ऊपर। हमने समझ लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, प्रॉब्लम उससे क्या है, लोगों के पैसे को गलत तरीके से कमा कर उसको वाइट में बनाया जाता है। लेकिन अब इसको कॉम्बैट कैसे करें, इससे लड़े कैसे। वैसे तो इसका काम पुलिस का भी होना चाहिए कि स्मगलिंग वगैरह जो है उसको रोके पहले ही होने से, लेकिन जब ये हो जा रहा है तो उसके बाद में क्या करें, तो उसके लिए बनाया गया PMLA। वैसे तो इसका काम ही है प्रिवेंशन, रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो इंडिया में होती है उससे कम्बैट करने के 3 मेन ऑब्जेक्टिव हमें दिखाई देते हैं। पहला है तो प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा इसका काम है कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है अब उनकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सीज कर लिया जाए। और तीसरा यहाँ पर होता है टू डील विद एनी अदर इशू कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसमें क्या होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपने अगर आपके ऊपर शक है और आप प्रूव हो जाता है तो आपकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है, उससे पैसे निकाले जाते हैं वापस, और जिन जिनका नुकसान हुआ है उनको वो भरपाई की जाती है। फिलहाल पनिशमेंट की बात करें तो अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के तहत गिल्टी पाया जाता है, गुनहगार पाया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो उसको 3 साल से लेकर 7 साल की यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलती है, जेल की सज़ा सुनाई जाती है और उनके ऊपर 5 लाख तक का फाइन भी लगता है। अगर कोई क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो अदर जो यहाँ पर जैसे कि पार्ट ए जो शेड्यूल ऑफेंसेस है उसको रखा गया है, जैसे कि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, तो उनकी जो पनिशमेंट होती है वो 3 साल से 10 साल के बीच में होती है। तो एडिशन में हम देखते हैं कि इसके साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी होती है उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा सीज किया जाता है। इसी जो एक्ट है इसके अलग अलग सेक्शन है, जिसमें से सेक्शन नंबर 16 जो है वो पावर देता है सर्वे करने की। अगर अथॉरिटी को लगता है कि किसी के हाथ में कोई पोजीशन है या कोई जो है वो राइटिंग के अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो ये सारी जब उनको लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। सेक्शन 17 यहाँ पर देता है सर्च एंड सीजर की, कि उनको लगता है कि कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसमें जो विक्टिम है या जो पर्सन है जिसके वहाँ पर वो सर्च करना चाहते हैं, अक्यूज्ड यहाँ पर वर्ड जो होगा वो बिल्कुल सही रहेगा, उसमें वो क्या कर सकते हैं, उसके घर पर जा सकते हैं और उसमें वहाँ पर सीजर भी कर सकते हैं अगर कोई पैसा वगैरह उसके घर से ऐसे इलीगली बरामद होता है तो वही है सर्च एंड सीजर। सेक्शन नंबर 17 में आता है, जिसके अंदर वो अपनी जो रीजंस होते हैं उसकी एक कॉपी बनाकर पहले ही एडजुकेटिंग अथॉरिटी को दे देते हैं और उसके बाद में वहाँ पर सर्च करने जाते हैं और सीजर करने, उन चीज़ों को पकड़ने के लिए, जब्त करने के लिए जाते हैं। फिर सर्च ऑफ पर्सन सेक्शन 18 यही बोलता है कि अगर अथॉरिटी को ये विश्वास हो जाता है तो वो राइटिंग में देंगे कि कोई पर्सन जो है वो सीक्रेटली यहाँ पर किसी चीज़ के अंदर लगा हुआ है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा मामला हो सकता है, तब यहाँ पर उस पर्सन की सर्च करवाई जाएगी। अगर वो चला भी जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ा भी जा सकता है, रिक्वायरमेंट ये होती है। हालांकि इसमें अलग अलग एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कोई भी अगर फीमेल होगी तो उसकी सर्च इस तरीके से ना करवाई जाए, मतलब कि बेसिकली फीमेल्स जो होंगी वही उनके साथ जानी चाहिए, कोई मेल उनको नहीं पकड़ सकता। ये कानून की छोटी छोटी बातें हैं जो सबको पता होंगी। सेक्शन 19 पावर ऑफ अरेस्ट में हम देखते हैं कि अगर ये प्रूफ हो जाता है, उनके पास से कुछ मिल जाता है, तो उनको अरेस्ट करने की जो यहाँ पर पावर होती है वो होती है तो डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई ऑफिसर जिनको ये अथॉरिटी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या कर सकते हैं, बेसिक मटेरियल के साथ में जो भी उनको पोजेस किया गया है, उनसे लिया गया है, उसके बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है और उसके 24 घंटे के बाद में उसको मजिस्ट्रेट के पास में भी प्रस्तुत यहाँ पर करवाया जाता है। इसके अलावा सेक्शन 20 इसमें है, जिसमें प्रॉपर्टी को जो रिटेंशन है उसकी बातें होती हैं कि उनके एसेट वगैरह को फ्रोजन किया जा सकता है, 180 दिन तक यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो फ्रीज की जा सकती है, उसको कोई बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता सिवाय गवर्नमेंट के द्वारा।
सेक्शन 26 बोलता है कि अगर जो भी अक्यूज्ड यहाँ पर है उसके पास ये अधिकार होता है कि अगर उसको लगता है कि उसने ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की है तो वो अपीलियंट ट्रिब्यूनल जो होगा उसमें जाकर गुहार लगा सकता है। इसके अलावा अगर वहाँ से भी बात नहीं बनती है तो सेक्शन 42 कहता है कि हाई कोर्ट में भी अक्यूज जो है वो जा सकता है। 60 दिन के अंदर अंदर उसको अपील लगानी होगी जब ट्रिब्यूनल का फैसला आ चुका हो। अगर 60 दिन तक उसने अपील नहीं की तो उसके बाद उसको हाई कोर्ट जाने का मौका यहाँ पर नहीं मिलता है। मिसलेनियस की बात करें तो सेक्शन 62 जो है वो वेक्सेशियस सर्च की पनिशमेंट यहाँ पर बताता है। सेक्शन 63 बताता है कि अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है या फिर इन्फॉर्मेशन देने में फेल करता है तो उसके लिए भी कुछ पनिशमेंट होंगी। और सेक्शन 64 यहाँ पर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में बात करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ पर एक्ट है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। अगेन अमेंडमेंट इसमें 2018 में हुआ, फिर उसके बाद में हम देखते हैं 2022 में इसमें हुआ था। खैर, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के क्या क्या बुरे प्रभाव होते हैं, इल इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो सकती है वो एक्चुअली में कम हो जाती है, अंडरमाइन हो जाती है, क्योंकि आप बार बार भ्रष्टाचार कर रहे हो, काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो उसी वजह से जितना विकास हो सकता था वो नहीं हो पा रहा है। इसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, गोल्स के लिए, वो भी कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसमें जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, क्योंकि गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। आप करप्शन करके आपका काम था देखिए मोस्टली जो करप्शन करते हैं ना यहाँ पे केवल और केवल पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ही ये मान्य होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट के यहाँ पर सर्वेंट्स, गवर्नमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं अधिकारी हैं, तो क्योंकि वो उनका काम ही होता है लोगों के लिए काम करना, तो जब वो उसी में भ्रष्टाचार करेंगे तो लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच पाएंगे, उसके फ़ायदे नहीं पहुंच पाएंगे, स्कीम्स के, पैसे के, हेल्प के। तो इसी वजह से हम देख पाते हैं कि यहाँ पर पॉवर्टी, गरीबी जैसी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती रहती हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए होनी चाहिए। देखिए, एंटी करप्शन बिल जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से पास कर दिया गया था काफ़ी समय पहले, जिसमें जो दोनों ही होते हैं, जो रिश्वत यहाँ पर दे रहा है, ब्राइब गिवर एंड टेकर, दोनों को ही इसके लिए पनिशमेंट दी जाती है और इसमें कुछ पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए रिलीफ भी दिया जाता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल आता है 2018 में, उसको पास किया गया लोकसभा के द्वारा और फिर राज्यसभा के द्वारा जुलाई 19 को। इंस्टेंसेस हम देखते हैं कि इसको रोकने के लिए जो सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था वो लाया गया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। उसके बाद हम देखते हैं कि 2022 में अब फिर से इसमें अमेंडमेंट किए गए। खैर, प्रोविज़न क्या है इसको हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि ये वैसे जीएस पेपर 4 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। पनिशमेंट इसमें दी गई है, जैसे कि अगर कोई ब्राइब रिश्वत लेता है तो उसकी पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया था। पहले मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स से अब उसको 7 साल के लिए कर दिया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कोई अनड्यू एडवांटेज करता है, मान लीजिए कि ज़रूरत नहीं थी लेकिन आप बेवजह किसी को अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे हो, तो अर्लियर इसमें भी डेफिनेशन दी गई थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया लीगलिटी के अंदर कि अनड्यू एडवांटेज अगर आप किसी को पहुंचा रहे हो, दो में से किसी एक इंसान को, क्योंकि आप फेवर कर रहे हो उसका, तो वो भी आपका करप्शन के अंदर माना जाएगा। फिर गिफ्ट्स को क्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है। अगर कोई गिफ्ट मान लीजिए कुछ मोटिव जो था उसका मेलाफाइड था, बुरा मोटिव था, बुरी मंशा थी उस गिफ्ट को देने की, तो उसको भी क्या माना जाएगा, क्रिमिनल एक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगेन हम देखते हैं कि इसी तरीके से इन सारी चीज़ों के ऊपर जो लॉ है वो बनाए गए हैं। टाइमली ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, 2 साल से 4 साल के अंदर अंदर जिसके ऊपर एक केस लगा हुआ केस होना चाहिए। खैर, बिल के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्से क्या है वो देखें तो बिल जो है वो ब्राइबिंग को एक पनिशेबल ऑफेंस बना देता है। ये रीडिफाइन करता है क्रिमिनल मिसकंडक्ट को कि कैसे जो क्राइम है उनको माना जाएगा। ये मैंडेटरी बना देता है कि पहले जो रेलिवेंट गवर्नमेंट या अथॉरिटी है उनकी अप्रूवल लेना है किसी भी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। इसके अलावा इसमें जो डेफिनेशंस थी, पेनल्टीज़ थी ऑफेंस के ऊपर, ब्राइब जो ले रहा है, हैबिचुअल ऑफेंडर कोई हो गया है, तो इन सब के ऊपर क्या किया गया है, अलग अलग तरीके से इसमें सुधार किया गया है। ऐसे क्या लूप होल्स थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर? इसमें देखिए, पहले तो इनसफिशेंट पनिशमेंट होती थी। एक्ट
एक्ट जो था वो केवल और केवल पब्लिक सर्वेंट्स पे लागू होता था। एक्ट के अंदर कोई प्राइवेट ब्राइबरी को कवर नहीं किया जाता था। फॉरेन पब्लिक जो ऑफिशियल्स है उनको भी हम देखेंगे कि इसके अंदर जो इंक्लूड है वो नहीं किया जाता है। इसमें जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन निकल कर आती है उसको ऐड नहीं किया जाता है। प्रोसिक्यूशन के अंदर भी यहाँ पर डिले होती है। और हम देखें तो जो कॉन्फिस्केशन है यहाँ पर ब्राइबरी का, उसके रिलेटेड भी कोई एक्ट नहीं होता था। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि है फ्रांस इलेक्शन व्हाट इज़ कोहैबिटेशन। देखिए अगेन, क्योंकि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगा फ्रांस में अगर इलेक्शन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं 2021-2022 के मेंस के सवाल में एक बार पूछा गया था कि फ्रांस और इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ज़रा उसको कंपेयर कीजिए। मेंस का ये सवाल था, तो 15 नंबर आपके कट जाते हैं। अगर न्यूज़पेपर में ऐसी कोई न्यूज़ आती है किसी इंपॉर्टेंट कंट्री से जो कि पार्लियामेंट्री है और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स क्योंकि हमारे जीएस पेपर 2 का एक भाग है, तो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ा डिटेल में हम आज इस पर जाकर देखेंगे ताकि हमें पता रहे कि हम किस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। खैर, फ्रांस के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं। फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो एक सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल सिस्टम हम फ्रांस का देखें, लेकिन उससे पहले जरा, क्योंकि मैपिंग भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिहाज से भी फ्रांस को आराम से समझते हैं। 20 नंबर हमें इस न्यूज़पेपर की रीडिंग से डेली प्रीलिम्स 2025 में लेकर आने हैं मिनिमम। तो लोकेशन जो है इसकी उसकी यहाँ पर हम देख पाएंगे कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर हम इसको अच्छे से देख पाते हैं, जो कि बहुत सारे ओवरसी टेरिटरीज फ्रांस से लगती हुई है। इसमें बे ऑफ बिस्के भी आती है। इंग्लिश चैनल जो है वो भी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में है। यहाँ पर हम स्पेन को देखेंगे, नीचे हम पुर्तगाल को देखेंगे। तो इस तरीके से जो यूरोप का भाग है इसमें ये है। इसके अंदर काफ़ी सारे आइलैंड भी आते हैं। इसमें इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक ओशन के जो आइलैंड्स हैं वो भी यहाँ पर हम देख पाएंगे। ऑफिशियल जो नेम है फ्रांस का वो है फ्रेंच रिपब्लिक या फिर रिपब्लिको फ्रांसिस्के। ये फ्रांस भाषा जो होती है उसके अंदर लैटिन में भी लिखे गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कैपिटल और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो है पेरिस। तो पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल भी है और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की फ्रेंच है। डेमोनियम जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो भी फ्रेंच होता है। ज्योग्राफी की और बात करें तो जो मेट्रोपोलिटन फ्रांस है जिसके अंदर आइलैंड भी आते हैं वो अपनी 8 कंट्री के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। तो कौन कौन सी वो 8 कंट्रीज़ है जरा देखते हैं। इसमें जो पहली कंट्री आती है वो आती है एंडोरा। उसके अलावा हम स्पेन, मोनाको, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड एंड लग्जमबर्ग को भी यहाँ पर देख पाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देख पाते हैं कि फ्रांस की जो टेरिटरी है उसमें मेट्रोपोलियन फ्रांस जो है वो लगभग 81.8% है। यानी कि मेट्रोपोलियन क्या होता है, सिटी जो होती है। ज़्यादातर फ्रांस में आपको सिटी दिखाई देंगे। टुगेदर जो 95.9% जो यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है वो है फ्रेंच रिपब्लिक की। फ्रांस किन किन कंट्रीज़ के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर है एज अ कंट्री, किन किन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उसको देख लेते हैं। तो फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस जब बनते हैं तो उनका ये फाउंडिंग मेंबर होता है। हम देखते हैं कि ये वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो ये भी आपको समझ में आएगा। पहली बात तो यूनाइटेड नेशंस होते क्या है, तो 197 देशों का ये सभी का समूह है जिसमें जो सारे फैसले किए जाते हैं वो किए जाते हैं वोटिंग के आधार पर। इनकी खुद की असेंबली होती है। क्या इंडिया इसमें मेंबर है? बिल्कुल, इंडिया जो है वो भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस की खुद की एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी होती है। एक यहाँ पर क्या होती है, जनरल काउंसिल होती है। जनरल काउंसिल को ही मैं बोल रही हूँ जिसमें सभी 197 के 97 देशों से वोटिंग कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें केवल 5 कंट्रीज़ को हम देख पाएंगे, जिसमें हम फ्रांस को भी देख पाते हैं, यूएस, चाइना और इंडिया जो खुद इसमें बनना चाहता है एज अ मेंबर, उसको भी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो इसका मेंबर नहीं है। लेकिन फ्रांस की तरफ से और ख़ासकर जर्मनी की तरफ से उनको क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। मेंबर्स की बात करें तो G8 का भी ये मेंबर है, G20 का मेंबर है, नाटो का मेंबर है, फिर OECD का मेंबर है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो लैटिन यूनियन है इन सभी का भी ये मेंबर है। साथ ही में यूरोपियन यूनियन का तो ऑब्वियसली मेंबर होगा ही, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की जो स्टेट है एरिया के वाइज सबसे बड़ी एज अ कंट्री हमें दिखाई देती है।
अब पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो शुरुआत में फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम होता था। रॉयल फैमिली यहाँ पर होती थी, फिर क्लर्गी मैन, नोबेलिटी और फार्मर जो थे वो सबसे ज़्यादा नीचे होते थे, और इन सभी के अंदर काफ़ी गैप था पुअर और रिच का। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कराया जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से कुछ लॉन्ग टर्म रीजंस होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म रीजंस होते हैं, लेकिन तंग होकर ये जो मोनार्की है इसको हटा दिया जाता है और नेपोलियन जो होते हैं वो फ्रेंच एम्पायर को फाउंड करते हैं। उसके बाद में 4 फ्रेंच जो रिपब्लिक है वो आते हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि उनका जो हेड होगा वो यहाँ पर इलेक्शन करके चूज़ करके बनाया गया है। लेकिन जो 5th रिपब्लिकन के नाम से अब फ्रांस को जाना जाता है वो सिस्टम उनका क्योंकि ज़्यादा बेहतर चलता है, तो उसी के नाम से आज तक भी यहाँ पर फ्रांस की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको जाना जाता है। 5th रिपब्लिक जो थी उसकी 3 ब्रांचेस थे। अब उसको हम लैटिन में और फ्रांसिस में देखें तो लिबर्टे, एगाल्टे और फ्रेटरनाटे यहाँ पर हम देख पाते हैं, जो कि क्या है, इसको हम देखेंगे लिबर्टी की तरह, यहाँ पर इक्वालिटी की तरह और फ्रेटर्निटी की तरह, जो कि इंडिया ने भी फ्रेंच रिपब्लिक से अपने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंक्लूड किया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी हम इन तीनों चीज़ों को देख पाएंगे। खैर फिलहाल इसकी 3 ब्रांचेस की बात करते हैं, जिसमें पहली आती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दूसरी होती है लेजिस्लेटिव ब्रांच और तीसरी होती है जुडिशियल ब्रांच। एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है वो दोनों आते हैं, साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर एक होती है नेशनल असेंबली और दूसरी होती है सेनेट, जो कि है अपर हाउस। तो इसको आप राज्यसभा और लोकसभा के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव तो हमारा सेम ही है। और तीसरा यहाँ पर जुडिशियल ब्रांच होती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल होती है। खैर हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। इस तरीके का इनका पॉलिटिकल सिस्टम है। अब हमसे ये सिस्टम कैसे अलग है और ये कोहैबिटेशन शब्द क्या है, इसको ज़रा आराम से अब हम समझेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, कि यहाँ पर प्रेसिडेंट भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, और दोनों के पास में अच्छी खासी शक्तियाँ यहाँ पर रहेंगी, कि प्रेसिडेंट के पास में भी काफ़ी शक्तियाँ हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ में भी। जैसे हमारे जो केस में क्या होता है, इंडिया के में प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल पावर है। यूएस में हम देखेंगे प्रेसिडेंट जो होंगे उनके पास रियल पावर होती है, लेकिन क्योंकि ये सेमी प्रेसिडेंशियल है, यानी कि इसमें प्रेसिडेंट्स के पास भी पावर है और प्राइम मिनिस्टर के पास भी यहाँ पर पावर है। तीसरा हम देखते हैं लेजिस्लेचर जो इसमें होता है, उसमें अपर हाउस होता है जो कि सेनेट के नाम से जाना जाता है, और लोअर हाउस होता है जैसे हमारा लोकसभा होता है उसको जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से। अब नेशनल असेंबली के ही क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं तो उस पर बात नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। लोअर हाउस ऑफ बाई कैमरल पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस अंडर 5th फ्रेंच रिपब्लिकन, ये क्या है, ये होता है नेशनल असेंबली। हमारे यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, लोकसभा। हमारे भी इलेक्शन अभी हुए हैं, फ्रांस में भी अभी हो रहे हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे कि कैसे एक दूसरे से सिमिलर है और क्या क्या इसमें डिफरेंस है। बात करें अगर नेशनल असेंबली की फ्रांस के अंदर तो, या फिर मैं कहूँ कि उनकी लोकसभा की, तो हम देख पाएंगे कि ये जो शब्द निकला है ये हम देखते हैं ये निकला है फ्रेंच से ही, जिसमें यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है डेप्यूटीज़ का, तो उसको डेप्यूटीज़ भी बोला जाता है। यानी जैसे हमारे यहाँ पर एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे इनके यहाँ पर होते हैं डिप्यूटीज़। डिप्यूटीज़ यहाँ पर टोटल 577 सीट्स हैं। हमारे यहाँ पर कितनी होती है, 545 सीट है लोकसभा के लिए। इनके पास जो सीटें हैं वो कितनी है नेशनल असेंबली के लिए, 577 सीटें हैं डिप्यूटीज़ की। और यहाँ पर जो मेजॉरिटी होती है उसके लिए 2 राउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मिनिमम 289 वोट यहाँ पर मेजॉरिटी बनाने के लिए चाहिए होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। इसको जो हेड करता है वो प्रेसिडेंट करता है, और यूजुअली जो बिगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्टी यानी जो मेजॉरिटी में आएंगी उसी का प्रेसिडेंट बनेगा, उसी का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। और उसके बाद यूजुअली यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर भी उसी पार्टी से निकल कर आता है, लेकिन बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आया है यहाँ पर हम देख पाएंगे कि अपोजिशन की पार्टी में। अब क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर इनका बहुत अच्छा है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, फैसिनेशन हम देख पाते हैं कि फ्रेंच, उसकी हिस्ट्री, उसकी जो अचीवमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें काफ़ी
यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, लोगों के दिलों में बसी हुई है, और कंट्रीज़ के लिए भी ये लोग क्या बने हैं, इंस्पिरेशन बने हैं। इंडिया जैसी कंट्री में भी हमने यहाँ से कुछ जो इम्पोर्टेंट गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसको लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में भी। खैर फ़िलहाल के लिए हम देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में भी यही माना जा रहा है कि जुलाई 7 को जब इनके पोलिंग होने वाली है, उसमें हम देखेंगे कि फ्रांस जो होगी वो अपना नई नेशनल असेंबली को चूज़ करेंगे। और पहली बार 22 साल में ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी से हो सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर दूसरी पार्टी से बन सकते हैं। इसी पूरे रोल को बोला जाता है कोहेबिशन। अब ये जो सिस्टम है कोहैबिटेशन, सॉरी यहाँ पर बोला जाना चाहिए, तो कोहैबिटेशन का जो सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है उसमें समझ में आ रहा है कि प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी से बने हुए हैं और यहाँ पर अपोजिशन से बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो एक साथ मिलकर काम करेंगे, यही क्या रहेंगे, कोहैबिटेट कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मेजोरिटी पे ये सारा का सारा काम इनका डिपेंड होता है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो 5 साल के लिए यहाँ पर आते हैं और एज ए हेड ऑफ स्टेट एंड कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस की तरह यहाँ पर सर्व करते हैं। पहले जो प्रेसिडेंट होते थे 2000 तक वो 7 साल की उनकी टर्म होती थी, लेकिन 2000 के बाद में हम देखते हैं कि उनकी टर्म को घटाकर 5 साल का कर दिया गया था। खैर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी होते हैं यहाँ पर, या फिर कोएलिशन भी की जा रही है तो पार्लियामेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो भी डोमेस्टिक पॉलिसी डिसीजन लेने होते हैं वो उनको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, और कैबिनेट जो होती है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। तो ये थोड़ा सा सेम सिस्टम हम यहाँ पर देख पाएंगे। खैर फ़िलहाल यहीं पर आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाता है। अभी तक जो भी मेरे साथ में बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे समय के साथ साथ। हमें 2025 में अभी केवल 332 दिन ही रह गए हैं, तो रोज़ एक दिन अपना जो है वो आपका जा रहा है। ज़्यादा अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट करते रहिए, जो जो आपको मिलता है टारगेट्स वगैरह उनको कंप्लीट करते रहिए। खैर फ़िलहाल चलते हैं, कल फिर से मिलेंगे और हो सकेगा तो कल सुबह सुबह आप लोगों को न्यूज़पेपर की वीडियो जो है वो टाइमली मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ दिन से ये नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। एंड अभी के लिए चलती हूँ, कल मिलती हूँ फिर से। टाटा।